नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं किस्सा गोई। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसकी धुरी पर बिहार की सियासत पिछले 30 सालों से घूम रही है। जी हाँ, ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। तो आज हम आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद आखिर किस तरीके से बिहार की सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज हुए। और ये बताने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जयंत जिज्ञासु द किंग मेकर, लालू प्रसाद की एक अनकही दास्तान के ये लेखक भी हैं और युवा आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं, छात्र नेता हैं। इनसे हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद को कुर्सी मिली। जयंत, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा में हमने देखा था कि नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हो गई थी, नोक-झोंक हो गई थी। और उस नोक-झोंक के दरमियान नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि इनके पिताजी को लोक दल में विधायक दल का नेता किसने बनाया। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद जब लालू प्रसाद नेता विपक्ष बने तो उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। और यही बात जो किताब आई है गोपालगंज टू रायसीना, लालू प्रसाद की जो आत्मकथा जिसे आप कह सकते हैं, उसमें लालू प्रसाद ने भी लिखा है कि जिन विधायकों की सक्रिय भूमिका रही मुझे विधायक दल का नेता बनाने में, उसमें नीतीश कुमार का हाथ है। तो आज आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि कितनी सच्चाई है उस बयान में और क्या कुछ रहा उस दौर में। दरअसल इस देश में संसदीय राजनीति करने वाले बहुत कम ऐसे नेता हुए जिन्होंने लगभग आधी सदी की सक्रिय सियासी समाजी भूमिका निभाई है, और लालू जी उन चंद नेताओं में से एक हैं। जब कभी इस देश में रीढ़ वाले नेताओं की कोई फहरिस्त बनेगी तो लालू प्रसाद का नाम उसमें निस्संदेह टॉप पर नज़र आएगा, और इसके पीछे पर्याप्त वजहें हैं। उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत का प्रस्थान बिंदु अगर हम मानेंगे तो वह 1970 होगा, जब वो पहली दफ़े पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव के रूप में चुने गए। और ये वही दौर था जबकि नीतीश जी, लालू जी सब एक साथ पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे थे। और उस वक्त नीतीश जी का जो दायरा था वह पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर नहीं था। और यही वजह है कि जब बहुत गरिमा के साथ, बहुत मैग्नानिमिटी के साथ, उदारता के साथ लालू प्रसाद जी ने अपनी ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी में इस बात को स्वीकार किया है कि मुझे विधायक दल के नेता के रूप में या नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनने में जिन युवा विधायकों की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, उनमें से नीतीश जी भी एक अहम नाम थे। इसको तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने एक्नॉलेज किया है। 2015 के चुनाव के दौरान भी इस बात को कहा है। इस बात को भी नहीं भूला जाना चाहिए कि 1977 में जबकि जिसको भी खड़ा किया गया था, चाहे लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उन सब ने मैक्सिमम ने जीत दर्ज की। और ख़ास करके जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए हुए लोग थे, तो बिहार में सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट मिला था और वो थे लालू प्रसाद जी। जबकि जयप्रकाश नारायण जी को बहुत सारे लोग जो लालू जी से ज़ाती तौर पर ईर्ष्या द्वेष रखते थे, कहने गए कि नहीं, इनको आप मत चुनाव लड़वाइए। और जेपी ने सबको लगभग फटकारते हुए अपने घर से भगा दिया था। उनको वहाँ पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी कमान दे रखी थी बिहार में। और जब जयप्रकाश नारायण जी को पुलिस की बड़ लाठियों का सामना करना पड़ा तो लालू प्रसाद जी उनके शरीर पर लगभग गिरकर जेपी की जान बचाई थी। और लालू जी के दोनों हथेलियों कि जितनी भी अंगुलियां थी वो सब लगभग थकचुन्ना हो गई, बिहार की भाषा में अगर कहें। और जब वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने जेपी गए, तो उस वक्त एक पत्रिका में वह तस्वीर छपी थी जिसमें कि लालू प्रसाद जी दोनों हथेलियों को जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं जेपी के अभिवादन में, लेकिन वो इतने जगह फ्रैक्चर्ड थी कि वो जुड़ नहीं पा रही थी। तो ये किस्सा तो जेपी से जुड़ा हुआ लालू प्रसाद जी का, जिसके बारे में बहुत तरह की गलत बातों का प्रचार होता रहता था कि जेपी को पर जब लाठियां पड़ रही थी तो लालू जी वहां से चले गए। मतलब इतिहास का भी अपने किस्म से लेखन। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था, बगैर विषयांतर होते हुए मैं उस पर आऊं कि 77 में हर कोई जीत गया, लेकिन नीतीश कुमार जी उस जनता लहर में भी हार गए। 1980 का चुनाव वो हार गए। मतलब सियासत के आंगन में वो लगातार गिर रहे थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद जी तब तक एक बार लोकसभा में जीत कर चले गए थे। विधानसभा में 80 में वो जीत कर आ गए और लगातार
कर्पूरी जी के करीब जाते हुए उन्होंने सदन में अपने अंदाज में, अपने अंदाज़े बयां से, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, छात्रों, शिक्षकों, सीनेट के सवालों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते थे और अखबार के पन्ने उस वक्त भी लालू प्रसाद को जगह दिया करते थे। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, जब पहली दफ़े नीतीश जी को जीत हासिल हुई है 1985 में, जिसका हवाला उस किताब में है, तब ये ज़रूर था कि एक खेप जो है वो चाहे विनायक प्रसाद का हो, चाहे अनूप लाल यादव का हो, चाहे गजेंद्र हिमांशु का हो, नए लोग चाहते थे कि नया नेतृत्व उभरे। कर्पूरी जी जब गुजर गए उसके बाद, तो उसमें ज़रूर बतौर विधायक नीतीश जी ने मदद की थी, एक विधायक के रूप में या फिर कुछ और लोगों को कन्विंस करने के रूप में। लेकिन 89 का जो चुनाव वो जीतते हैं लोकसभा का, उसमें कई सीनियर लीडर्स से संबंध खराब हुए हैं लालू प्रसाद जी के। इसका जिक्र वो 2017 में जब नीतीश जी पाला बदलते हैं तब वो करते हैं। और उसके बाद का जो सफ़र है उसको भी हम जब अब देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि यह बात बहुत कम लोग जान पाए हैं कि 90 में जो विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ है, और लालू प्रसाद जी इस बात को भांप गए थे कि बगैर राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन या विश्वास अर्जित किए हुए बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, भैंस की पीठ से सीएम की सीट तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मन में तो था ही कि बिहार को कभी लीड करना है, तो इसलिए उन्होंने 89 का चुनाव भी लड़ा, यह जानते हुए भी कि मार्च में ही, फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और तब उन्होंने नीतीश जी को वहाँ से जीत दिलाने में भूमिका अदा की। उसके बाद राम लखन सिंह यादव वगैरह से उनके संबंध खराब हुए, जो बिहार की राजनीति में कांग्रेस के ज़माने से एक दखल रखते थे। और जब ये हो गया कि वहाँ पर अब जनता दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो विधायक दल के नेता के लिए चुनाव की नौबत आई। और तब चूँकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो लालू प्रसाद का रास्ता रोकने के लिए बहुत लोगों ने एक कन्वेनिएंट लॉजिक गढ़ा कि एक सूबे में तो पिछड़ों का राज है ही, दूसरे सूबे में भी आप पिछड़े को ही सौंपेंगे तो ठीक नहीं होगा। और रामसुंदर दास जी, जो एक वक्त जनसंघी लोगों के द्वारा आगे किए जाने के बाद कर्पूरी ठाकुर की सरकार जब गिरा दी गई तो मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो वीपी सिंह जी चाहते थे कि रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री हों। और ताऊ देवीलाल जी, जो नए नए लोगों को काफ़ी प्रमोट करते थे, हरियाणा से जीप भेजा करते थे, इवन 85 के चुनाव में नीतीश जी के लिए भी एक जीप उन्होंने भेजा। और 90 का चुनाव तो आप यूँ समझ लीजिए कि देवीलाल जी ने उसमें पूरी ताकत झोंक दी थी। जाहिर सी बात है, जनता दल का बहुत बड़ा आधार था उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, गुजरात में, इतने सूबों में तो उनकी सरकारें हुआ करती थीं और उस बार भी बनी थी कई सूबे में। तो सब लोगों का एक साझा प्रयास था कि बिहार भी हमारे कब्जे में आए। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये लगता था कि जैसे चरण सिंह के गुट के मुख्यमंत्री हो गए थे हरियाणा में देवीलाल जी, बिहार में आपको कर्पूरी ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश में राम नरेश जी, तो वही हाल, वही सत्ता का संघर्ष जनता दल के अंदर राष्ट्रीय नेताओं के बीच किसी तरह से वो अगली शेप लेना शुरू कर दिया। और वीपी सिंह जी के उम्मीदवार रामसुंदर दास जी, ताऊ देवीलाल जी के उम्मीदवार लालू प्रसाद जी, और शरद जी जो हैं ताऊ देवीलाल जी के बहुत करीबी और स्वाभाविक रूप से वो बैक कर रहे थे लालू जी को। लेकिन इसी बीच में जब लालू जी को ये लगा कि इसमें हमें मात मिल सकती है, तो उन्होंने सीधे श्री चंद्रशेखर जी को पकड़ा और चंद्रशेखर जी को कहा कि अब आप ही हमको इस संकट की स्थिति से उबार सकते हैं। और उन्होंने बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए रघुनाथ झा जी को बीच से खड़ा कर दिया। और इसकी भनक शरद जी को भी बहुत बाद में लगी। और इस किनको कितने विधायकों का समर्थन मिला, इसकी रिपोर्टिंग बाहर नहीं आने दी गई आधिकारिक रूप से। लेकिन जनता दल के उस वक्त के कई वरिष्ठ नेता, और मेरे पिताजी वगैरह जिला स्तर की राजनीति करते थे, उपाध्यक्ष वगैरह थे उस वक्त, वो बताते हैं कि 59 विधायकों का समर्थन लालू जी को, 56 विधायकों का समर्थन रामसुंदर दास जी को, 12 विधायकों का समर्थन रघुनाथ झा जी को। तो बहुत मार्जिनली जो है 3 वोटों के अंतर से लालू प्रसाद जी नेता चुन लिए गए और उस सरकार को वामपंथी दलों का भी समर्थन हासिल था। सरकार इस तरह से बनी। लेकिन एक जो दिलचस्प बात बताऊं, और जिसको मैं कहता हूं कि बहुत सारे 50 साल की राजनीति होगी तो उसमें बहुत सारी अनकही अनसुनी गाथाएं होंगी, दास्तान होंगे, कहानियां होंगी, कई पहलू उसमें शख्सियत के उभरेंगे। यह बात ताऊ देवीलाल जी ने एक बार शरद यादव से कही कि नीतीश को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दें तो कैसा रहेगा।
तो शरद यादव ने कहा कि ये नया नया ख्याल आपके मन में कहाँ से उभरता है। तो ना ख्याल नहीं, तुम पूछ रहे हैं। तो मैंने इस तरह की बातें आप मत कीजिए। हम लोगों ने तय कर रखा है कि लीडर अपोजिशन के रूप में कम समय में बिहार में एक पहचान बनाने में, और गवई ठेठ अंदाज भी है लालू प्रसाद का, तो जनता से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। और वो नए भी हैं, राम सुंदर दास जी वगैरह तो रह चुके हैं, और नीतीश कुमार पहली बार के विधायक बने, पहली बार यहाँ पर एमपी हुए हैं, उनको हमने आपके साथ जूनियर मिनिस्टर बनाने का सोच रखा है, और इस बात पर सहमति बनी। मुलायम सिंह जी को भी बरगलाने की भरपूर कोशिशें हुई, लेकिन यह पहला ऐसा सरकार का गठन था बिहार में जिसमें कि दल की तरफ से 9 ऑब्जर्वर भेजे गए, और उसमें सुरेंद्र मोहन जी, उसमें जॉर्ज साहब, उसमें रामविलास जी, उसमें अजीत सिंह जी, उसमें आपको सुरेंद्र मोहन जी के साथ वो चिमन भाई पटेल जी, और रामपूजन पटेल जी, इन सारे लोगों में से खुलकर साथ लालू प्रसाद जी का दिया था ऑब्जर्वर में किसी ने, तो वो शरद जी और बाद में मुलायम सिंह जी। और जॉर्ज साहब ने जब गवर्नर हाउस में ओथ दिलाने की बात हो रही थी, तो गवर्नर उस वक्त यूनुस सलीम वो लगातार कई तरह की बहानेबाजी कर रहे थे, और वहीं पर एक जगह सुन लिया इन्होंने कि कांग्रेस से बात हो गई है और सरकार का गठन इस तरह से भी हो सकता है। तो शरद जी ने हड़काया कि खबरदार, ये गवर्नर का काम है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा आनाकानी की ओथ दिलाने में, तो हम यहीं पर गवर्नर हाउस को घेरेंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, और हम सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरे हैं। तो इसी बीच में पता चलता है कि यूनुस सलीम उड़ गए दिल्ली के लिए, और लालू जी ने फ़ोन लगाया ताऊ देवीलाल जी को कि ताऊ, आपके राजपाट में ये क्या हो रहा है बिहार में खेल, यहाँ अजीत सिंह जी को भेज के वीपी सिंह जी, और हमें ओथ ही नहीं लेने दे रहे हैं, जबकि हम नेता चुन लिए गए हैं। तब उन्होंने फ़ोन पर कहा कि रुको, ये यहाँ से जाके यूनुस जो है गड़बड़ कर रहा है वहाँ पर, और ये चौधरी साहब का बेटा, मतलब चरण सिंह जी का बेटा, जिसको हम लोगों ने बचपन से देखा है, खिलाया है, और ये वहाँ जाके गड़बड़ कैसे कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ और इनको मुलायम जी को भी भेजता हूँ वहाँ। तो इस तरह से अड्डी गाड़ के उनको मुख्यमंत्री के रूप में, जो गवर्नर हाउस से बाहर जेपी की प्रतिमा के आगे लालू प्रसाद जी ओथ लेते हैं, और ये इस तरह की अनूठी सरकार थी जिसको लालू जी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 9 कैबिनेट मंत्री के सहारे ही, और 3 राज्य मंत्री थे, चला रहे थे। लेकिन जब वो सरकार को रन करने लगे, तो उन्होंने एक खूबसूरत काम उसमें यह किया था, और इसीलिए उनकी सामाजिक भूमिका कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, जिसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कुछ लोग कहते हैं, और गेल ऑम्बेट कहती हैं कि मंडल के बाद कोई बड़ा आंदोलन ही इस देश में नहीं हुआ है। वो ये था कि एक नारा उस वक्त गूंजा कि दिल्ली में बोमई, मतलब एसआर बोमई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और पटना में रमई। और आप देखिए कि किस तरह से यथास्थिति को दर्शाते हैं वो सांकेतिक रूप से भी लालू प्रसाद, कि एक तो जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया रमई राम जी को, अपनी कैबिनेट में उनको शामिल किया, कई मंत्रालय दिए, और किस तरह से दूरियों को पाटते हैं कि रघुनाथ झा जी जो एक कंटेंडर थे, उनको 5-5, 6-6 मंत्रालय उन्होंने थमाया, और दोनों का विश्वास अर्जित कर लिया एक वक्त के बाद, वीपी सिंह जी का भी और श्री चंद्रशेखर जी का भी। और जब सैद्धांतिक लड़ाई सामने आई कि मंडल को लागू करना है, तो चंद्रशेखर जी वीपी सिंह जी से अलग राह अपनाते हैं। जिस चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई रणनीतिक तौर पर, उनसे भी अपनी राह थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं, और उनको जाकर कहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि ये समाज हित में फैसला वीपी सिंह जी लेने जा रहे हैं, तो अभी हम वीपी सिंह जी के साथ ही पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो ये पूरी कहानी है उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर आगे तक की, जिसमें कि वो 2 आदिवासी एमएलए जो हैं जनता दल के, तो दोनों को मंत्री बनाते हैं। 28 अगड़ी जाति के लेजिस्लेटर्स चुनकर आए थे, एमएलए एमएलसी मिला के 28 में 18 को वो मंत्री बनाते हैं, उसमें 30 से ज़्यादा पिछड़ों को मंत्री बनाते हैं। और जब चरण सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ा मंत्री बना था। तो समाज तो इस तरह से बढ़ा है, और इस भूमिका को लालू प्रसाद जी ने और गहरा किया डेमोक्रेसी को डिपेंड करते हुए, कि जहाँ कर्पूरी जी ने अपना काम छोड़ा था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया। और लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, तो बाद के दिनों में पहली महिला मुख्यमंत्री भी बिहार को मिला, और फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये पूरा का पूरा मैं उसको एक कंटिन्यूटी में देखने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि उसमें नीतीश जी की कितनी भूमिका थी, तो निस्संदेह लालू प्रसाद जी ने खुले मन से इस बात को
कई बार एक्नॉलेज किया, इवन अपनी ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी में एक्नॉलेज किया जो लिखित में है, तब उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी उदारता भी है और ये उनके व्यक्तित्व की सदाकत की सच्चाई भी है कि नहीं, वो उनको कोई परहेज नहीं होता है। छोटे छोटे जो वाक़ये हैं और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन उसको, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी साफ मन से यह स्वीकार नहीं किया कि जब वे मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से रास्ता अलग किया, तब उनकी सरकार जो बचाई, अगर लालू प्रसाद जी चाहते तो नीतीश जी को वहीं ख़त्म हो जाने देते। उसके बाद फिर जब जीतन राम मांझी जी को बनाया और जीतन राम मांझी जी की नज़दीकियाँ, जैसा नीतीश जी कहते थे कि हमारी सुनते नहीं हैं या वहाँ जाकर बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलते हैं, तब भी एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए लालू जी ने परेड करवाई जो एमएलएज की, राष्ट्रपति भवन आकर, उसमें मुलायम सिंह जी वगैरह भी थी। इस कंट्रीब्यूशन को कभी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। ये एक एपिसोड में या एक बार हम लोग बातचीत करके नहीं समेट सकते हैं कि लालू प्रसाद किस तरीके से मुख्यमंत्री बने और किस तरीके से वो सियासत के शीर्ष की कुर्सी पर पहुंचे हैं। इस तरह की कई कहानियां सुनने के बाद जो व्यक्तित्व निकलता है वो होता है लालू प्रसाद का। तो इस बार के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली कड़ी में और किसी कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।